हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं चैप्टर 5 जो कि यूक्लिड ज्योमेट्री है। लेकिन इसके पहले जिस भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ स्टूडेंट जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चलो करते हैं स्टार्ट आज का चैप्टर। तो स्टूडेंट आज इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो वर्ड ये अपना ज्योमेट्री, ये कब की बात है? बहुत पुरानी बात है, जब हमारा ये ज़ीरो और ये लाइन और ये सेगमेंट ये सब कुछ नहीं था, जब हमारा मतलब इसकी खोज हुई ही नहीं थी, जिसके बारे में हम लोग कुछ जानते भी नहीं थे। ये बात तब की है। तो उस वर्ड हमारा जो ज्योमेट्री है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ का ओरिजिन? ये ग्रीक वर्ड है। ये आपका कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है, जिसमें जियो का मतलब होता है आपका, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, यानी अपनी पृथ्वी। जियो का मतलब अर्थ और मेट्रिन का मतलब मेजर। बेसिकली इसको मेजर, अर्थ को एक तरीके से अपनी अर्थ को मेजर करने के लिए ही ये वर्ड बनाया गया है, ज्योमेट्री। यूक्लिड वर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे बना हुआ है। यूक्लिड वॉज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो ये जो यूक्लिड जी थे, इन्होंने मतलब ये हमारे फादर ऑफ ज्योमेट्री थे। इन्होंने ही एक तरीके से ज्योमेट्री की खोज की। इन्होंने ही कुछ ऐसे पॉइंट्स जो दिए हैं, अभी बताते हैं आगे। बहुत पुरानी बात है, मैं फिर कह रही हूँ, जब हमारा ज़ीरो, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब नहीं था, तब की बात है। तब ये हमारे यूक्लिड जी थे, यूक्लिड अंकल जो भी थे, तो इन्होंने इसकी हमारी फादर ऑफ ज्योमेट्री है, इनको कहा जाता है। इन्होंने ही इन चीज़ों की खोज की थी। तो चलो बताते हैं आगे इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स, 7 ये पॉइंट दिए थे। ये उस टाइम पे दिए थे जब हमारे पास कोई भी, हमारे पास तब कुछ भी नहीं था ज्योमेट्री की, हमारे पास मतलब ज्योमेट्री का हमें ABCD भी नहीं पता था, ये सोच लो। तब उन्होंने ये 7 पॉइंट दिए। आज तो हम इन सब के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे दिया था जब कुछ भी इसके बारे में हमें नहीं पता था। तो पहला पॉइंट इनका था, अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। मतलब ये जो पॉइंट है, इसके हम कोई पार्ट नहीं कर सकते। ये इतना छोटा होता है, यानी इसके हम कोई पार्ट नहीं कर सकते। मतलब पॉइंट हैज़ नो पार्ट, इसके कोई पार्ट नहीं होते हैं। सेकेंड उन्होंने बोला, अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ। जो लाइन होती है हमारी, उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है, ओनली लेंथ होती है। ठीक है, लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। फिर ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड था, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। मतलब किसी लाइन की जब एंड होती है तो वो पॉइंट होता है। ऑब्वियसली होता है, क्योंकि पॉइंट से मिलके ही तो बनती है हमारी लाइन, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इन्हीं को तो जब हम जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तभी तो लाइन बनती है। तो थर्ड पॉइंट हो गया, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट। जो एंड होती है लाइन की, वो हमारी पॉइंट होती है। अब चौथा है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवन विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। मतलब कोई स्ट्रेट लाइन पॉइंट से मिलके ही बनी होती है, ये इनका चौथा पॉइंट है। इनका कहने का मतलब, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ठीक है, ये हो गए आपके चारों पॉइंट। क्लियर हो गए? पहला पॉइंट क्या था? अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट के कोई भी पार्ट नहीं हो सकते, वो इतना छोटा होता है। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, लाइन की कोई ब्रेथ नहीं होती है। द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट्स, किसी भी लाइन का एंड उसके मतलब पॉइंट से होता है। चौथा है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इट्स सेल्फ। मतलब कि बहुत सारे पॉइंट से मिलके ही लाइन बनी होती है। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा है, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। कोई मान लो आपका ये सरफेस है, तो विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ये तो हमें पता ही है, अब पता है, पहले नहीं था, तब इन्होंने बताया था कि अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब सरफेस वो होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई डेफिनेशन पूछ रहा है, पॉइंट की डेफिनेशन बताओ, तो ये तुम लिख सकते हो। कोई पूछ रहा है लाइन की डेफिनेशन बताओ, तो तुम ऐसे सब लिख सकते हो जो उन्होंने कहा था, उस समय पे कहा था, लेकिन ये आज बात सच है। तो अब हो गया हमारा, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ हो गया। अब 6 पॉइंट आपका है, द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन्स। किसी भी सरफेस की एजेस क्या है? लाइन ही तो है। कोई भी सरफेस है उसकी एजेस क्या है? ये एजेस ही तो हैं। ये आपकी क्या है? ये लाइन है ना।
कोई भी सरफेस आपका है, कोई भी मान लो क्यूब है, उसकी एजेस क्या हैं, लाइन है ना, वही है उनका 6 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। कोई भी सरफेस है मान लो ऐसा, तो उसके अंदर क्या है, कुछ ऐसी कुछ ऐसी कुछ ऐसी, ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन उसके बीच में लाइज करती हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इवनली, ठीक है। द प्लेन सरफेस वही कहलाएगा जिसमें सारी स्ट्रेट लाइन इवनली लाइज करेंगी, ठीक है। तो ये उनके 7 पॉइंट हो गए। आइए, आपको क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स। स्टूडेंट पढ़ेंगे यूक्लिड जी ने क्या बताया था, यूनिवर्सल ट्रुथ को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है आपको पता है ना, कि कोई चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो है तो है। अब ये मैं हूँ तो हूँ, यहाँ पे एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप पढ़ रहे हो देख रहे हो मुझे, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये बोर्ड है तो है, ठीक है। इन सब चीज़ों को प्रूफ करने की नीड नहीं है, दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो उसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक एक्सियोम, एक पोस्टुलेट। एक एक्सियोम और एक पोस्टुलेट इन्होंने 2 टाइप से डिवाइड किया। तो एक्सियोम और पोस्टुलेट क्या होता है उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग विद दिस डेफिनेशन इंक्लूड assumed certain properties which were not to be proved, जिनको प्रूव करने की हमें नीड नहीं। उन्होंने अपनी भाषा में ये लिखा हुआ है, these assumptions are actually obvious universal truth, ठीक है। he divided them into 2 types, axiom and postulate. he used the term postulate for assumption that were specific to geometry। मतलब ये जो हमारा postulate वर्ड है ये कहाँ पे यूज होगा, ओनली ज्योमेट्री में। कहाँ पे यूज होगा, ज्योमेट्री में। पोस्टुलेट हमारा केवल मैथ्स में ज्योमेट्री में मतलब यूज होगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ एन कॉल्ड एक्सियम ऑन द अदर हैंड वेयर अजम्पशन यूज थ्रू आउट मैथमेटिक्स नॉट अ स्पेसिफिक ज्योमेट्री। मतलब ये हमारी ऑल मैथमेटिक्स में, ये हमारी ऑल मैथमेटिक्स में यूज़ होगा, चाहे वो अलजेब्रा हो या फिर ज्योमेट्री हो, किसी में भी ये यूज़ होगा। लेकिन पोस्टुलेट हमारा वर्ड केवल ज्योमेट्री में यूज़ होगा। तो इसी यूनिवर्सल ट्रूथ को हमारे यूक्लिड जी ने 2 टाइप से बताया, ठीक है। तो एक्सियोम कहाँ यूज़ होता है हमारा, पूरी मैथमेटिक्स में हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पोस्टुलेट ओनली ज्योमेट्री में, ठीक है। कि हम एक्सियम पढ़ लेते हैं, उनकी 7 एक्सियम है जो कि आपको स्टूडेंट याद करनी है। मैं आपको सभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन आपको ये सब लर्न करनी है, और नंबर वाइज कि नंबर 1 में उनकी कौन सी एग्जाम थी, नंबर 5 में कौन थी, नंबर 7 में कौन थी, ये सब आपको पता है। लिखा बहुत ही इजी है ये, क्योंकि अब हम जानते हैं, जब इन्होंने बताया था उस टाइम पे किसी को पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता है। तो ये भी आपको पॉइंट बहुत इजी लगेंगे, लेकिन हाँ इनके क्वेश्चन जब आएंगे ना तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम क्या करना है, आपको नंबर वाइज आपको लर्न करना है। क्या करना है, 3-4 बार लिख लो, अभी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो इनकी पहली एग्जाम क्या थी, देखो स्टूडेंट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कोई थिंग्स है, जैसे कि मान लो आपका गिवन है x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, और y इज इक्वल टू z। तो क्या हम x इज इक्वल टू z नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, क्योंकि x इज इक्वल टू y भी है और y इज इक्वल टू z भी है। मतलब y के इक्वल x भी है और y के इक्वल z भी है। तो इस अकॉर्डिंग x और z भी इक्वल हो सकते हैं। कैसे, मान लो x की वैल्यू आपकी 30 है तो y की भी कितनी हो गई 30। जब y की 30 है तो z की भी कितनी हो गई 30, हुई ना। तो पहली एग्जाम हमारी क्या कह रही है, यही सेम चीज कह रही है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली एग्जाम। और दूसरी एग्जाम क्या है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, मान लो कोई भी सेकेंड एग्जाम में हमने जैसे कि कुछ भी, आप मान लो x है, ये इसमें हमने ऐड किया y को, सेम चीज़, ठीक है, x है, सेम में हमने y को ऐड किया, और दूसरा भी हमारा x है, उसमें भी y को ऐड किया, तो वो हमारी सेम चीज़ ही तो आएगी। नंबर से बताती हूँ, सोचो, जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है 7, इधर भी आपकी सेम। तो इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, इक्वल में हमने कोई चीज़ इक्वल ही एडेड की तो वो क्या सेम आएगी ना,
इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, जो उसका होल आएगा वो भी इक्वल आएगा। बोलो ये क्या है, तुम्हें पता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात। हाँ हमें अब पता है, जब ये हमें नहीं पता था ये तब की बात है। तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अब थर्ड है आपका इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। अब सेम चीज़, अभी यहाँ पे क्या था, हमने ऐड किया, अब सेम चीज़ यहीं पे कर दो, इसमें अब की बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, सेम थिंग आएगी ना। तो वही बात लिखिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल, जो बचेगा वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, 3 एग्जाम हो गई। अब ये याद होनी चाहिए कि फर्स्ट पे कौन सी थी, फर्स्ट पे थी हमारी थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। पहली हमारी ये एग्जाम थी, ये आपको याद होनी चाहिए कि ये फर्स्ट नंबर पे थी। ठीक है, सेकंड पे क्या है हमारी इफ इक्वल, सेकंड पे याद रखना एडेड वाली है, थर्ड पे सब्ट्रैक्टेड वाली। तो इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। ठीक है, डन। थर्ड क्या है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक है, पहले में क्या था कि x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, याद रखना। ठीक है, फिर उससे आपकी ये थ्योरी याद हो जाएगी कि द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। हमारी पहली एग्जाम, सेकेंड एग्जाम में हमने एडेड वाला एंड थर्ड एग्जाम में सब्ट्रैक्टेड वाला। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पे, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो कोई आपका सर्कल सेम थिंग, अब इस पर कोइंसाइड मतलब सेम चीज़ ऊपर रख दी जाए या मिला दी जाए, ये दूसरा सर्कल इसके ऊपर आ गया सेम थिंग, तो वो भी इक्वल होंगे। जब कोई चीज़, ये भी मान लो जैसे कि आपका ये मान लो ये हाथ है, ये इसके ऊपर सेम इक्वल है ना, ये कोइंसाइड हो गया, क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। वैसे ही फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसे ही हाथ जोड़ के हैं, फोर्थ पॉइंट याद रखना है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू अनदर। मतलब कोई भी सेम थिंग दूसरे पर कोइंसाइड हो रही है, इक्वल है, वो इक्वल होगी एक दूसरे से। अगर वो चिपक जा रही है मतलब ऐसे मिल जा रही है, ठीक है, तो वो आपका फोर्थ पॉइंट याद हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ऑब्वियस सी बात कर दो, हमें तो पता ही है ये बात, कौन सी बड़ी बात। ये होल है, ये मान लो आपका मार्कर, ये पूरा होल है, पूरी चीज़ है, ये आपका मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया, तो होल इज ग्रेटर है ना, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई पूरा होल जो है उसके पार्ट से बड़ा होगा, तो वही उसने बोला कि फिफ्थ पॉइंट आपका है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये मान लो आपका ये मार्कर है, ये मार्कर का हमने कैप निकाल के ऐसे अलग लिया, तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपका हो गया। अब 6 में आते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स और इक्वल टू अनदर। जैसे कोई थिंग्स है, कोई थिंग है, मान लो आपकी ये कोई थिंग मान लो आपकी 60 रुपीज़ है मान लो, ठीक है, ये ₹60 लिखे हुए हैं। तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, किसी का डबल 120 और फिर अनदर एक और भी है उसका भी 180 रुपीज़। ठीक है, तो क्या ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। मतलब मान लो नानी ने 60 का मतलब अपने, उनके पास, ये तुम हो, ये तुम्हारा भाई है, उन्होंने उनके पास 60 रुपीज़ थे, उसका डबल तुम्हें भी दिया, तुम्हारे भाई को भी दिया, तो तुम दोनों के पास इक्वल चीज़ आई ना, वो तुम दोनों के पास इक्वल रुपीज़ हुए ना। नानी के पास 60 रुपीज़ एक पाउच में रखे थे, उन्होंने सोचा लाओ इसका डबल मैं इसको भी और इसको भी दे देती हूँ, तो उस थिंग्स का, नानी के 60 रुपीज़ का जो डबल है वो तुम दोनों को इक्वल मिला, मतलब मिला 120, तो वो इक्वल हुआ ना। तो वही वो कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। ठीक है, अब थिंग्स विच आर हाफ, अब मान लो नानी के पास कितने रुपीज़ है, 30 रुपीज़ है, नानी ने दिमाग लगाया कि ऐसा करती हूँ हाफ हाफ देती हूँ दोनों को, तो 30 का हाफ मान लो ये आपका 15 रुपीज़, नानी ने आपको 15 रुपीज़ दिए, आपके भाई को भी 15 रुपीज़ दिए, तो वो आप दोनों की मनी इक्वल हुई ना। मनी है, एज है, एनीथिंग, थिंग मतलब कुछ भी हो सकता है। तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हुए, कैसे याद होंगे चलो बताती हूँ। देखो 3-4 बार आपको लिखना है, समझ में तो आ ही गए होंगे, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है ना।
थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कैसे याद रखना है? पहली वाली एग्जाम आपको याद रखनी है, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, देन एक्स इज इक्वल टू जेड, याद रहेगी, ठीक है। तो सेकेंड है इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। सिंपल सी बात है कि 5 रुपये हमारे पास इधर है, 5 इधर है, इसमें 2 हमने और ऐड किए, इधर भी 2 और किए, तो 7-7 हो गए ना। तो ये आपको एडेड से याद रखनी है, ठीक है। और सेम थर्ड वाली एग्जाम सब्ट्रैक्टेड से याद करनी। इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर द रिमाइंडर आर इक्वल। 7 रुपीज़ आपके पास, 7 2 हमने ले लिए, 5 बचे, ठीक है, ऐसे याद रखनी है। फिर फोर्थ वाली आपको याद रखनी, थिंग्स आर कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब हाथ जोड़ के नमस्ते याद रखना नहीं था होगा, ठीक है। ये तो थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। फिर 5 वाले आपको याद रखनी, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मार्कर से याद रखो, या आप सोचो जिस किसी शहर में रह रहे हो, उस शहर में आपका वो पूरा शहर क्या हो गया, कोई सिटी में रह रहे हो तो क्या हो गया, आपको वो होल पार्ट हो गया। उसमें से आपका घर क्या हो गया, एक पार्ट हो गया। तो होल बड़ा की पार्ट, सिटी बड़ी की आपका घर, ऑब्वियसली सिटी। तो वही वो बात लिखा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। फिर है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। भाई नानी याद रख लेना, 6 और 7 पॉइंट में अपनी नानी याद रख लेना। नानी दादी जो पैसे दे रही है, उनके पास जो भी पैसे हैं, उन्होंने सोचा कि ला इसका डबल इसको और इसको देती हूँ, वो इक्वल, और हाफ दे दिया तो भी इक्वल, ठीक है। तो ये आपके 7 एग्जाम हो गए यूक्लिड जी के। यूक्लिड जी का नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ। यूक्लिड जी के आपके ये 7 हो गए हैं एग्जाम। तो ये आपको ऐसे याद करना है, नंबर वाइज याद रखना है, ठीक है। याद रखने समझ में आ गया कैसा? पहला वाला क्या था? पहला वाला एक्स वाई से याद रखना है, ठीक है। सेकंड वाला कैसे याद रखना है? एडेड से। थर्ड वाला कैसे याद रखना है? सब्ट्रैक्टेड से। फोर्थ वाला कैसे याद रखना है? फोर्थ वाला कोइंसाइड, नेताजी नमस्ते करते हैं ना हाथ जोड़ के ऐसे करके, ठीक है। पांचवा वाला कैसे याद रखना है? होल मान लो अपना सिटी और घर याद रख लेना है, सिटी बड़ी की होम, है ना। 6 वाला और 7th वाला नानी जी से, नानी ने डबल दिया, हाफ दिया, ठीक है। नानी दादी जो भी है आपके, हाँ समझ गए? मैंने तो ऐसे ही याद किया था, तुम लोग भी ऐसे ही याद कर लो। चलो यूक्लिड जी की एग्जाम याद करो फटाफट, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप में से सबसे इजी तरीका कौन सा लगा आपको एग्जाम याद करने का। क्योंकि अगर ये नंबर वाइज होंगे बेटा तो आपको आराम से एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। देखो 4 मैंने लिखे हैं, 5वें की जगह नहीं थी, वो बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट एनी अदर पॉइंट। मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो, मान लो ये कुछ पॉइंट ऐसे आपके गिवन है, ठीक है, ऐसे करके। तो कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब मेरी स्ट्रेट नहीं हो रही, तुम लोग स्ट्रेट खींच लेना, ठीक है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन से बच्चों कोई भी पॉइंट, मतलब ऐसे किसी भी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये पोस्टलेट जी, मतलब ये यूक्लिड जी का पहला पोस्टलेट था। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट्स, ओके। ये उनका पहला पॉइंट था। दूसरा था क्या? अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। मतलब कोई भी टर्मिनेट लाइन है, उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कितना? इंडेफिनेटली, मतलब वो इन्फिनाइट तक हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमें ये बातें पता हैं, लेकिन ये बात तब की है जब इन सब चीज़ों की भी डिस्कवर हुई ही नहीं थी। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर या एंड एनी रेडियस। किसी, मतलब हम सेंटर को किसी भी सेंटर से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी रेडियस से। मान लो इतनी बड़ी रेडियस है तो ऐसा सर्कल, बड़ी सी रेडियस है तो इतना बड़ा सर्कल, छोटी सी रेडियस है तो इतना बड़ा सर्कल। मतलब किसी सेंटर से किसी भी रेडियस पे हम कहीं से भी हम सर्कल ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट था ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर। सिंपल सी बात है, कोई भी राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल होगा तो वो इक्वल होगा आपस में, ठीक है। कोई भी होगा, ऐसे बना दिया हमने, ऐसे बनाया, तो ऑब्वियसली एंगल तो इक्वल होगा ही। तो ये इनके 4 पॉइंट हो गए। पहला क्या था? अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम अनदर एनी पॉइंट टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। मतलब हम किसी भी पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
फिर था अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, मतलब एक टर्मिनेटेड लाइन को हम इंडेफिनेटली मतलब इन्फिनाइट तक हम इसको ड्रॉन कर सकते हैं। थर्ड है हमारा अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर या एनी रेडियस, किसी भी सेंटर से हम सर्कल ड्रॉन कर सकते हैं या कोई भी रेडियस हो तो हम उससे सर्कल को ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू एनदर, मतलब सारे राइट एंगल जो भी होंगे वो आपस में इक्वल होते हैं। ये हमारे यूक्लिड जी के वो पोस्टुलेट थे, यूनिवर्सल ट्रूथ थे। इनका फिफ्थ पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको नोट डाउन कर लो। क्या है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया ना? ठीक है, पूरा नहीं पढ़ते, ऐसे बताती हूँ, ठीक है। इनका कहने का मतलब, इनकी इस पोस्टुलेट में इन्होंने ये बोला है कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, कोई मान लो ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, दो स्ट्रेट लाइन है, ज़रूरी नहीं वो पैरेलल, अभी पैरेलल की बात नहीं हो रही, ठीक है, उस पर कोई एक लाइन फॉल कर रही है, ठीक है, एक फॉलिंग ऑन अ, ठीक है, मेरी टेढ़ी बन गई, तुम लोग सीधा समझ, ठीक है। तो मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, मतलब इंटीरियर से एंगल तुम लोग को पता है ना क्या होते हैं, ये इंटीरियर एंगल है, ये और ये जो इनसाइड हो वो इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो द सेम, तो कह रहा है तो मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, इन दोनों को अगर हम टुगेदर ले, मान लो ये 1 2 3 4 है, टेकन टुगेदर यानी 1 + 2 कर दें और ये इधर 3 + 4 कर दें, लेस देन द टू राइट एंगल्स, मतलब टू राइट एंगल्स का मतलब क्या हो गया, 90 + 90, टू राइट एंगल मतलब 90 + 90 यानी 180, ठीक है। तो टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस, मतलब ये 180 से ये क्या होगा, लेस देन हो गया, सॉरी ये 180 से लेस देन होंगे, ठीक है। और अगर ये 180 से लेस देन होंगे तो क्या होंगे, ये आपस में कहीं ऐसे मीट करेंगे। जब इंडेफिनेटली वाले इनको इन्फिनाइट तक हम बढ़ाएंगे तो मीट ऑन दैट साइड ऑन अ विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स, ठीक है। ये इनका कहने का मतलब था। अगर ये लेस देन नहीं होते, इक्वल होता, तो क्या वो लाइन पैरेलल नहीं होती। तो इनका कहने का मतलब यही है कि जब दो स्ट्रेट लाइन पे कोई लाइन फॉल कर रही है तो उनके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 से लेस देन होगा। तो वो चाहे इस साइड की इंटीरियर है तो इधर जाके वो मीट करेंगे, आपस में जाके इन्फिनाइट में टकराएंगे, ज़रूर मिलेंगे क्योंकि वो 180 से लेस है, या फिर इधर का होगा तो इधर का, ठीक है। तो ये इस पोस्टुलेट में बात कही गई है। अब एक एग्जाम नंबर 5.1 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में आपका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया है, तो प्लीज़ स्टूडेंट आप इस सब को रिवाइज करना और सारे लर्न कर लेना और कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपको कितना समझ में आया। एक्सरसाइज और एग्ज़ाम का लास्ट का वीडियो मैं नेक्स्ट उसमें बनाऊंगी। तो इसमें से जो भी स्टूडेंट अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।